हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अफगान संकट, अमेरिका की असफल रणनीति। अफगान संकट के बारे में आज उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा जिसमें एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़े गए युद्ध का परिणाम कैसे एक बैड वॉर में कन्वर्ट हो गया। जिस तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपकर अफगानिस्तान से वापसी होने पर पूरे विश्व में अमेरिका की आतंक के खिलाफ अपनाई गई स्ट्रेटजी की आलोचना हो रही है। यहाँ मैं बहुत ही ब्रीफ में उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी जिसमें अमेरिका की अफगानिस्तान के संदर्भ में जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। तो सबसे पहले मैं तालिबान के जन्म के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। 1950 से 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे। इसी क्रम में 1979 में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मदद के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी। अफगानिस्तान में सोवियत डोमिनेंस को अमेरिका सहन नहीं कर पाया और उसने सऊदी अरब से ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। यह अफगान मुजाहिदीन ही तालिबान कहलाया, जिसका उस समय उद्देश्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर निकालना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियार, सैन्य उपकरण और आर्थिक सहायता मुजाहिदीन को पहुंचा रहे थे। 10 सालों में सोवियत सेना के करीब 15,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। तब 1989 तक आते आते सोवियत संघ भी आंतरिक रूप से कमज़ोर हो रहा था। वहाँ विखंडन की स्थिति थी, इसलिए उसने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली। इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे ओसामा बिन लादेन हो या तालिबान, दोनों को ही अमेरिका ने सोवियत आर्मी में के विरुद्ध हमले के लिए तैयार किया, उसे खड़ा किया और जब आतंकवाद का खुद शिकार होने लगा तब उसे मारने के लिए 20 साल लंबी लड़ाई लड़ी। इसके बाद दोहा एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को अमेरिका की जो सेना थी वो अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस आए, इसके लिए समझौता किया गया था। तो इस समझौते में भी कुछ कमियां हैं। अमेरिका हमेशा से ही आतंकवाद की गलत परिभाषा देता आया है, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। उसे यह नहीं पता कि आतंक का एक ही स्वरूप होता है, वह अच्छा या बुरा नहीं होता। फरवरी 2020 में कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ। तो यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि उस समय की अशरफ गनी सरकार की उपस्थिति इस समझौते में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। समझौता तो अमेरिकी सेना की अफगान गवर्नमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए थी, एग्रीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसका समझौता तालिबान के साथ हुआ। दूसरी चीज़ ये भी डाउट हो रहा है कि क्या ये समझौता अमेरिकन सैनिकों की सुरक्षित वापसी और तालिबान को सत्ता ट्रांसफ़र करने के लिए हुआ था। और फिर अमेरिका ने अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी के बदले में 5,000 तालिबानी आतंकवादियों को क्यों रिहा किया? क्या अमेरिका को ये पता था कि उसकी प्रेजेंस के बावजूद भी तालिबान इतना ताकतवर हो गया है कि उनके साथ समझौता किए बगैर वहाँ से निकलना मुश्किल है? एक और क्वेश्चन उठता है कि एक के बाद एक स्टेट्स अफगान सरकार के हाथ से निकलते चले गए, लेकिन अफगान सेना ने उनका कोई मुकाबला नहीं किया, कहीं खून खराबा नहीं हुआ, कहीं कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका खुफिया तंत्र की जो फेलियर हुआ है उस पर भी चर्चा करते हैं। 2001 से अब तक अमेरिकी सेना को रसद, सैन्य हथियार आदि आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए पाकिस्तान सरकार ने अपने एयरबेस स्पेस यूज़ करने की स्वीकृति दी थी और उसके बदले में जो आर्थिक मदद अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दी गई, उसका प्रयोग उसने तालिबानियों के टेरर कैंप और उनके लिए हथियार खरीदने में किया। इस प्रकार अमेरिका जिनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उन्हें पाकिस्तान से सहायता और ट्रेनिंग मिल रही थी। एक और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में अमेरिका का साथ देने का ड्रामा कर रहा था और उसके बदले में अमेरिका को मूर्ख बनाकर 15 सालों में करीब 33 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की सहायता ले चुका था।
ट्रम्प गवर्नमेंट ने उस आर्थिक मदद को रोका, वरना ये आंकड़ा और भी ज़्यादा होता। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ये भी पता करने में फेल हुई कि अचानक तालिबानी लड़ाकों की संख्या कम क्यों हो गई और कई मिलिट्री ऑपरेशंस में अमेरिकी सैनिक इतने ज़्यादा क्यों मारे गए। सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में दुश्मनों को अर्थात तालिबानियों को कैसे सूचना मिल जाती थी? उसका कारण यह था कि 2001 के बाद धीरे धीरे तालिबानी अफगान की सेना में भर्ती होने लगे। अफगानी सेना में बहुत से तालिबानी विचारधारा के लोगों के आने से अमेरिका के द्वारा उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिल गई और हथियारों की ट्रेनिंग भी मिल गई। खुफिया जानकारियां भी तालिबानियों को उपलब्ध कराई जाने लगी। तालिबानियों के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी सैनिक और अफगानी सैनिकों के मरने की संख्या भी बढ़ती चली गई। इस प्रकार इनडायरेक्ट अमेरिकी सेना अनजाने में तालिबानियों को सैन्य प्रशिक्षण देती रही और पाकिस्तान तालिबानियों की आर्थिक मदद करता रहा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पता नहीं कर पाई। इसके अलावा अफगान सेना के भ्रष्ट कमांडर अपने यूनिट में फर्जी तरीके से सैनिकों की संख्या बढ़ाकर दिखाते थे, जिससे प्रॉक्सी सैनिकों को मिलने वाली सैलरी भी उन्हें मिल सके। 2019 में अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बल में 42,000 फर्जी सैनिकों का पता चला। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन परिस्थितियों में भी अमेरिका यह दावा कर रहा था कि वह अफगानिस्तान में एक मजबूत सैन्य नेतृत्व खड़ा करने में सफल हुआ है। 3 लाख की सेना में 42,000 सैनिक तो केवल पेपर पर थे। इसके अलावा अफगान सेना पर अरबों खर्च, लेकिन इसका फ़ायदा आखिर में तालिबान को हुआ। अमेरिका ने अफगान सेना को जितना भी दिया वो उसके काम नहीं आया और तालिबान ने अपनी ताकत से सत्ता हासिल कर ली। और अमेरिकन के द्वारा अफगान सेना को जो हथियार देने थे वह भी तालिबान को मिल गए, जिनमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें, लैंडमाइन से बचने वाले व्हीकल, हेलीकॉप्टर, राइफल्स और बहुत ही अत्याधुनिक जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल अब तालिबान करेगा। अमेरिका ने करीब 20 सालों में अब तक 822 अरब डॉलर खर्च किया है अफगानिस्तान पर और केवल अफगान सेना और पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए 83 बिलियन डॉलर खर्च किए। और अब इन हथियारों का यूज़ तालिबान तो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसे उतनी टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो उसका यूज़ उसका जन्मदाता पाकिस्तान करेगा। वास्तव में अमेरिका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को हथियार दे रहा है जो अपने कट्टर विरोधी भारत के खिलाफ इनका प्रयोग करेगा। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को हथियार बेचने की भी कोशिश करेगा। इस प्रकार वह भविष्य के लिए भी हथियारों का मार्केट बनाकर जा रहा है। अंत में एक कंक्लूजन भी ये निकलता है कि दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी आतंकी गुट ने पॉलिटिकल पावर प्राप्त कर ली हो और अपने हाथ में पावर लेकर अब वो अफगानिस्तान में राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री खूंखार बर्बर आतंकवादी होंगे और पूरा विश्व ऐसा होते हुए देखेगा। जो अब तक छुपकर रहते थे अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब सभी आतंकी गुटों के लिए स्वर्ग बनने वाला अफगानिस्तान भारत के लिए एक समस्या बन सकता है। और इसके अलावा आतंक के विरुद्ध अमेरिका का कमज़ोर पड़ जाना दुनिया के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।